हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें बेसिकली हमने डील किया था प्रपोजल क्या होता है और कुछ पूरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है। जब से जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रपोजल का। और अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रपोजल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस का, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि आगे हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जो कि अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में हमने बेसिकली कवर किया है प्रपोजल हम किसे कहेंगे, यानी 2A जो है ये हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम इसे लाइन वाइज, सबसे पहले तो ये अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि हम लाइन वाइज इसे स्टार्टिंग में जब हम इन डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर रहे हैं तब हम इसे लाइन वाइज नहीं पढ़ सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। हमें अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना है तो हमें जंप करना होगा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, और ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा जो सेक्शन है वो जस्ट बाद वाला सेक्शन हो, ठीक है। सो आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा हो तो उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी कि हमने उसमें क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले तो बात आती है कि हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमें कहाँ पर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट आप उसे कहेंगे जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है 2H में, ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है ये भी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 2H में। अब आ जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरीके से, किसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहोगे। सबसे पहले तो प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है। प्रपोजल और ऑफर दोनों ही सिनोनिमस हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं। हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया में वो होता है प्रपोजल, जो कि हमें डिफ़ाइन किया गया है 2A में। अब 2A क्या है ये हमने जो प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब एक पर्सन प्रपोजल देगा किसी दूसरे को, और अगर वो जिस पर्सन को किया गया अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। और प्रॉमिस हमें कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, 2B में। जब आप 2B करोगे तभी साथ ही आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी क्या होता है, जो कि आपको दिया गया है 2F में, ठीक है। अगर इस प्रॉमिस में फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑफ़र दिया और आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया हमारा प्रॉमिस। जब इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाएगा, अब कंसीडरेशन क्या है ये डिफ़ाइन किया गया है 2D में। जब इसमें कंसीडरेशन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट हमें डिफ़ाइन किया गया है 2E में। जब आप 2E पढ़ोगे जहाँ पे कि एक वैलिड अग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, तो साथ ही हमें पढ़ना होगा कि वॉइड अग्रीमेंट किसे कहते हैं, और ये दिया गया है 2G में। अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अब किसे आप एनफोर्सिएबल बाय लॉ कहोगे, इसके लिए हमें सेटिस्फाई करना होगा सेक्शन 10 को। अगर सेक्शन 10 की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं इस अग्रीमेंट के साथ तो ये कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब जब कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी 3 तरीके का होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है 2H में, वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है 2I में, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है 2J में। आई होप ये जो चार्ट हमने डिस्कस किया है ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर भी इसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफ़र दिया या प्रपोजल दिया, आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी आप करो या मत करो, अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन जाएगा,
प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, जब ये प्रॉमिस बनेगा, अगर हम इसमें कंसीडरेशन ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, ये हमें कहाँ कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, इसके लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, प्रपोजल वाली जो टर्म थी, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले, हमें जितनी टर्म यहाँ पर यूज़ हुई हैं इन सब का मतलब पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड सेक्शंस पता होना चाहिए। अब जो प्रपोजल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो होगा एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है? अब आ जाते हैं हमारे आज इस वीडियो के टॉपिक पे। जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। देखिए, जब आप सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे कहीं पे अलग से एक्सेप्टेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, पर जब आप 2B पढ़ोगे तो 2B में ही कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी डिफाइन की गई है कि आप किसे एक्सेप्टेंस कहेंगे, और प्रॉमिस भी बताया गया है कि आप किसे प्रॉमिस कहेंगे। किस तरीके से? अगर आप 2B पढ़ते हो तो 2B की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। देखिए क्या कहते हैं वो। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर दिया या मैंने आपको प्रपोजल दिया और आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब आप जो मैंने आपको ऑफर दिया उसी चीज़ के ऊपर अगर आप आपकी असेंट देते हो, हामी भरते हो, तो क्या कहा जाएगा कि ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। आगे क्या कहते हैं? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे प्रॉमिस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आप पढ़ेंगे, आपके पास डायरेक्ट होगा, आप 2B पढ़ेंगे तो वहाँ से ये डेफिनेशन जो है वो कॉपी की गई है। क्या कहते हैं? When the person to whom the proposal is made, मैंने आपको प्रपोजल दिया, signifies his assent thereto, अगर आप उसके ऊपर अपनी असेंट सिग्निफाई करते हो, मुझे बताते हो कि हाँ मैं उसी टर्म्स कंडीशंस पर रेडी हूँ, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाएगा। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, सेम देखिए, ए ने बी को ऑफर दिया और बी उस पर अगर अपनी असेंट सिग्निफाई करता है, दिखाता है, विलिंगनेस दिखाता है, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और साथ ही ये जो प्रॉमिस है, ये जो असेंट है, ठीक है, ये इन वर्ड्स भी हो सकती है या अदरवाइज भी हो सकती है। अगर वर्ड्स में असेंट को सिग्निफाई किया गया है तो उसे हम कहेंगे एक्सप्रेस। अगर अदरवाइज किया गया, मतलब वर्ड्स में नहीं किया गया है, लाइक जेस्चर से किया गया है या किसी और मोड से किया गया है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ने प्रपोजल दिया बी को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का। अब यहाँ बी की मर्जी है, वो चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नॉन एक्सेप्टेंस कर दें, एक्सेप्ट ना करें, या फिर इसे वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये वहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर अगर बी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा? इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा कि ये बन जाएगा प्रॉमिस। ठीक है, और अगर ये प्रॉमिस बन गया और साथ ही जो और कंडीशंस हैं, अब ये अदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं? जैसे कि कंसिडरेशन, ठीक है, और जैसे कि सेक्शन 10 की जो भी वैलिड कंडीशंस हैं, अगर ये प्रॉमिस उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो ये बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
और साथ ही हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो दोनों पार्टी अब लीगली बाउंड हो जाती हैं उस प्रॉमिस के लिए जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किया है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज किस तरीके से, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ए ने बी को ऑफ़र दिया, अब बी की मर्ज़ी है या तो उसे रिजेक्ट कर दे या फिर उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। जो इसके इफ़ेक्ट हैं, इफ़ेक्ट क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी क्रिएट होगा जब एक ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी कोई भी पार्टी बाउंड नहीं होगी, पर जैसे ही एक बार एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो बन जाएगा प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस से अब जो दोनों पार्टी हैं वो लीगली बाउंड होगी। जब तक इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी पार्टी इससे बाउंड नहीं होगी, और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया गया तब तक ऑफरर यानी जिसने प्रपोज़ल दिया था, जिसने ऑफ़र दिया था, वो फ्री है, वो इसको रिवोक कर सकता है, वो इसको विड्रॉ कर सकता है। पर एक बार जब ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस बनने के बाद अब जो दोनों पार्टी हैं वो इससे बाउंड होगी, और अगर ये प्रॉमिस अब अदर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये बन जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इससे दोनों पार्टीज बाउंड होंगी। उसके साथ ही इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को सर विलियम एंसन ने अपनी स्टेटमेंट से बताया है। ये कहते हैं एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज़ व्हाट अ लाइटन मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं जिस तरीके से गन पाउडर अगर किसी लाइट के यानी आग के कांटेक्ट में आएगी तो उससे सिर्फ एक्सप्लोजन ही होगा, सिर्फ क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ ब्लास्ट ही होगा। तो और उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया जा सके। इसी तरीके से ऑफ़र जब एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा अगर सभी लॉफुल कंडीशन फुलफिल होती हैं तो, और दोनों पार्टीज़ जो होंगी वो उससे बाउंड होंगी और वो गो बैक नहीं कर सकती। आई होप सर विलियम एंसन की जो ये स्टेटमेंट है ये भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस करने के बाद हम आ जाते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पे। इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब तक हमने पढ़ लिया कि प्रपोज़ल दिया जाएगा, वो किस तरीके से एक्सेप्ट होगा, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, साथ ही हमने कर लिया विलियम एंसन की जो स्टेटमेंट थी उसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस से रिलेटेड असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। देखिए टोटल जो असेंशियल्स हैं उसे हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड होने चाहिए। कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, ऑफरर करेगा ऑफरी को, अभी पढ़ेंगे इसको आगे। सेकंड एसेंशियल है जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। थर्ड है एक्सेप्टेंस एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। फोर्थ है एक्सेप्टेंस तब किया जाएगा जब ऑफर सबसिस्ट करता हो। ठीक है, अब क्या है इनमें पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट एसेंशियल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्सन प्रपोज़ल देगा दूसरे पर्सन को, और जो दूसरा पर्सन है वो अपनी असेंट को सिग्निफाई करेगा। जब सिग्निफाई करेगा तो ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेड माना जाएगा और एक्सेप्टेड प्रपोज़ल प्रॉमिस बनेगा। अब ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कम्युनिकेट किया कोई ऑफ़र और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो ये एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकती है, ये एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट बाय टेलीग्राम भी हो सकती है, बाय मैसेज भी हो सकती है, या फिर किसी भी और रीजनेबल मैनर में हो सकती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एसेंशियल है इससे रिलेटेड एक केस लॉ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये केस लॉ है फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले। साथ ही ध्यान रखना है यहाँ पे
कि ये जो केस लॉ है किससे रिलेटेड है, ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। और क्या हेल्ड हुआ कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। क्या है इस केस के फैक्ट्स, उसे देख लेते हैं। ये जो फेल्ट हाउस है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसने अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखता है कि इस नेफ्यू के पास एक हॉर्स है जो कि 30 पाउंड्स का है, ठीक है। ये जो अंकल हैं जिनका नाम है फेल्ट हाउस, ये अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो हॉर्स है उसे 30 पाउंड्स में ख़रीदना चाहता हूँ। और साथ ही वो लेटर में ये भी मेंशन करते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी तरफ से इस लेटर के बदले में कुछ ना सुना तो मैं ये मानूंगा कि ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, ये 30 पाउंड्स में मेरा होता है। अब ये जो नेफ्यू है ये रिप्लाई नहीं करता। उनके लेटर में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ नहीं सुना तो मैं ये मानूंगा कि ये घोड़ा मेरा है। अब ये जो नेफ्यू है ये रिप्लाई नहीं करता इस लेटर का, बल्कि ये नेफ्यू अपने ऑक्शनर को बोल देता है जिसका नाम है बिंडले, ठीक है। अब ये जो केस लॉ है इसमें क्लियर हो गया कि जो मेन ऑफर दिया गया था वो नेफ्यू को दिया गया था, पर यहाँ पे जो केस है वो फेल्ट हाउस और बिंडले के बीच में है, यानी नेफ्यू का जो ऑक्शनर है उसके बीच में। अब ये जो नेफ्यू है ये अपने ऑक्शनर को कहता है जिसका नाम है बिंडले कि जो ये मेरा घोड़ा है तुम इसको आगे मत बेचना, ये घोड़ा मैं मेरे अंकल के लिए रिजर्व रखना चाहता हूँ। और ये जो बिंडले है, ऑक्शनर है, ये गलती से इस घोड़े को किसी और को बेच देता है, गलती से, उसको ध्यान नहीं रहता। तो जो फेल्ट हाउस है वो बिंडले के ऊपर सूट फाइल करता है कि इसने जानबूझकर इस घोड़े को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि नेफ्यू ने कोई भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी थी अपने अंकल फेल्ट हाउस को, तो इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हुआ है। इसलिए जो फेल्ट हाउस है वो ओनर नहीं बन जाता है उस हॉर्स का, इसलिए जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हुई है वो फेल होती है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। तो जब अगर नेफ्यू ने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो साइलेंट रह गया तो उसे इनको कम्युनिकेट करना था। जब तक ये कम्युनिकेट नहीं हुआ उनके अंकल को, तब तक ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आई होप ये केस लॉ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इस फर्स्ट एसेंशियल में ही आगे हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर किया तो या तो आप कम्युनिकेट करोगे या फिर आपके कोई ऑथराइज्ड एजेंट मुझे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो या तो ऑफरी करेगा या फिर ऑफरी का ऑथराइज्ड एजेंट करेगा। अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने कम्युनिकेशन किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन कम्युनिकेट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब इसमें भी एक केस लॉ है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवेल वर्सेस ली। अब इस केस में क्या है कि जो ये पॉवेल हैं, ठीक है, ये जो पॉवेल हैं ये कैंडिडेट हैं किसी स्कूल में हेड मास्टर की पोस्ट के लिए। ये कोई कैंडिडेट हैं किसी स्कूल में हेड मास्टर की पोस्ट के लिए। जो बोर्ड ऑफ मैनेजर ऑफ द स्कूल है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि कौन कौन पर्सन सिलेक्ट हुआ है, पर इसका डिसीजन बोर्ड ने पॉवेल को नहीं दिया। पर बोर्ड का ही कोई एक मेंबर है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए। वो बोर्ड का मेंबर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पॉवेल को जाके कहता है कि वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया है, और उसके बाद ही बोर्ड ऑफ मैनेजर्स जो हैं वो दोबारा से मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पॉवेल को हमने अपॉइंट नहीं करना है, बल्कि पॉवेल की जगह किसी और कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाता है। तो पॉवेल जो है वो स्यू करता है ली के ऊपर, जो कि चेयरमैन है इस बोर्ड ऑफ मैनेजर का। जो बोर्ड है उसका जो चेयरमैन है ली, उसके ऊपर ये सूट फाइल करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया
कि बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किया था वो उन्होंने पोवेल को कम्युनिकेट नहीं किया था, बल्कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन ने कम्युनिकेट किया था, जो कि कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। आई होप ये केस लॉ भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, इसमें से हमने फर्स्ट असेंशियल को डिस्कस कर लिया है। सेकंड असेंशियल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसके लिए जहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 को अगर आप पढ़ते हो तो सेक्शन 7 में क्लियर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, और जब आप डायरेक्ट को पढ़ते हो तो 7(1) में, सेक्शन 7(1) में क्लियर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए और साथ ही अनक्वालिफाइड भी होना चाहिए, और वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। सेकेंड एसेंशियल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। रेफर करेंगे आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। अब यहाँ पे जैसा कि अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ते हो तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाता है कि ये कहते हैं एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया है ऑफ़र उसी तरीके से वो एक्सेप्ट होना चाहिए, और अनक्वालिफाइड यानी किसी भी तरह की कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ऑफ़र दिया आप कंडीशन लगा के उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हो, ऐसा नहीं। किस तरीके से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रहे एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और साथ ही अनक्वालिफाइड भी होनी चाहिए, और ध्यान रखें ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ऑफ़र दिया, मेरा कोई प्रोडक्ट, मेरा कोई मोबाइल फ़ोन आपको मैं ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं 500 रुपये में इसको बेचना चाहती हूँ। ठीक है, और आप उस पर अपनी विलिंगनेस मुझे दिखाते हो कि नहीं, आप तो मुझे 500 रुपये में देना चाहते हो, पर मैं इसे 500 में नहीं, मैं इसे 400 में लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस केस में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, कंडीशन लगा दी, काउंटर ऑफर कर दिया, या आप कह लीजिए काउंटर ऑफर कर दिया। मैंने आपको ऑफर किया 500 रुपये में मैं बेचना चाहती हूँ, आपने काउंटर ऑफर कर दिया कि नहीं मैं 400 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे विलिंगनेस है 400 रुपये पे करने की, जो कि एक काउंटर ऑफर है मेरे लिए। और यहाँ पे क्योंकि आपने यहाँ पे काउंटर ऑफर किया और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो ये जो मैंने आपको ऑफर दिया वो ना तो एब्सोल्यूट हुआ और बल्कि क्वालिफाइड हो गया, यानी आपने कंडीशन अटैच कर दी, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। वहीं जब आपको पता चला कि इसने 400 रुपये में मना कर दिया, तो अब आप मुझे कहते हो चलो कोई नहीं, अब आप 500 रुपये मुझसे ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आपने काउंटर ऑफर कर दिया तो आप दोबारा पहले वाले प्राइस पे उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पहले वाला एक्सेप्टेंस था वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। अब किस तरीके से, ये जो केस लो है हाइड वर्सेस रेंट, इससे और क्लियर हो जाएगा। इस केस में क्या था कि यहाँ पे दो पार्टी हैं, ए और बी। ठीक है, ए ने ऑफर किया बी को कि मैं अपना फार्म 1000 पाउंड्स में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा मैं नहीं लेना चाहता, और कहा कि मैं तो 900 पाउंड दूंगा। यहाँ पे बी ने क्या किया, काउंटर ऑफर कर दिया। ठीक है, कि मैं 900 रुपये दूंगा। अब जब बी ने 900 रुपये कहा तो ए ने मना कर दिया कि मैं नहीं अग्री करता। अब उसके बाद अब बी को लगा अब तो नुकसान हो रहा है, फिर बी दोबारा से कहता है चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें अब 1000 पाउंड भी देने के लिए तैयार हूँ, पर ए अग्री नहीं करता। ए कहता नहीं मैं अग्री नहीं करता आप तुम्हारे साथ, तुम तो कभी भी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो। तो अब बी क्या करता है, सूट फाइल कर देता है ए के ऊपर, कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, क्योंकि ए ने मुझे ऑफ़र किया था
1000 रुपये का और मैं 1000 रुपये में एक्सेप्टेंस करता हूँ, तो ये प्रॉमिस बन गया। और अगर एक बार प्रॉमिस बन गया तो कोई भी पार्टी गो बैक नहीं कर सकती। इसलिए बी सूट फाइल करता है ए के ऊपर कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है और अब ए बाउंड है। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि अगर एक बार ए का ऑफर बी ने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा जब बी ने काउंटर ऑफर दिया या ऑफर दिया तो वो पहले वाला जो ऑफर था वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है इन पार्टीज के बीच में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है। थर्ड आ जाते हैं। थर्ड एसेंशियल है हमारा एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। अब क्या मतलब है इसका यूजुअल और रीजनेबल मैनर, इसके लिए आप रेफर करोगे सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2। यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्सेप्टेंस है वो एक यूजुअल या रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर किया कोई एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए और मैंने ऑफर के टाइम पे क्लियर कर दिया कि जो एक्सेप्टेंस होगी वो बाय लेटर होगी या फिर बाय मैसेज होगी, किसी भी तरीके से एक मैनर बता दिया। अगर मैंने मैनर बताया है तो वो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होना चाहिए। अगर वो उसी मैनर में नहीं होता है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और अगर मैंने कोई मैनर नहीं बताया है तो वो एक रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड एक्सेप्टेंस का वो है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। क्या कहना चाहते हैं ये यहाँ पे कि मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, जब मैंने आपको ऑफर दिया है तो ऑफर सबसिस्ट करता हो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है उससे पहले मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ। अगर मैंने उससे पहले उसको रिवोक कर दिया है और रिवोक करने के बाद आप एक्सेप्ट करते हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। आई होप जो फोर्थ एसेंशियल पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पूरी वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने प्रपोजल डिस्कस कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है, सबसे पहले एक पार्टी प्रपोजल देगी जो कि 2A में डिफाइन किया हुआ है। जिस पार्टी को ऑफर किया गया है वो उसे एक्सेप्ट करेगी, मतलब ये उसकी मर्जी है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो रिजेक्ट भी कर दे। अगर उसने उसे एक्सेप्ट किया है तो ये प्रॉमिस बन जाएगा और प्रॉमिस हमें डिफाइन किया गया है 2B में। जब 2B पढ़ेंगे तो इसके साथ ही 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी ध्यान में रखना है। जब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा जो कि 2D में डिफाइन किया गया है तो ये अग्रीमेंट बन जाएगा जो कि 2E में डिफाइन किया गया है। अग्रीमेंट जब आप पढ़ोगे तो 2E में वैलिड अग्रीमेंट है, वहीं वॉइड एग्रीमेंट हमें दिया गया है 2G में। अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है यानी सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके के हो सकते हैं, वैलिड, वॉइडेबल और वॉइड। वैलिड दिया गया है 2H में, वॉइडेबल 2I में और वॉइड 2J में। उसके साथ ही हमने पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो सेकंड टॉपिक हमारा है एक्सेप्टेंस का जो कि 2B में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन को डिस्कस किया हमने और साथ ही ये डिस्कस किया कि जो ये प्रॉमिस है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, और जिस पार्टी को ऑफर किया गया वो इसे रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो बन जाएगा प्रॉमिस। अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ फिर हमने इसके डिस्कस किए वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या एसेंशियल्स होंगे, जो कि 4 एसेंशियल हैं। उसके बाद एक एक एसेंशियल से रिलेटेड हमने एक डेप्थ में डिस्कस किया, जिसमें से फर्स्ट एसेंशियल था कि एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेटेड कैसे हो सकता है, मतलब एक्सेप्टेंस किस तरीके से हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, बाय पोस्ट भी हो सकती है, बाय मैसेज या रीजनेबल मैनर में हो सकती है। फिर हमने केस लॉ डिस्कस किया फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले का, और उसके बाद हमने केस लॉ डिस्कस किया पॉवेल वर्सेस ली का। उसके बाद
उसके बाद जो बाकी के असेंशियल एलिमेंट हैं जैसे कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो, अनक्वालिफाइड हो, यूजुअल और रीजनेबल मैनर में हो, और तब की जाए जब ऑफर सबसिस्ट करता हो। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।